केंद्र सरकार द्वारा गत दिनों पास खेती कानूनों को काला कानून बताते हुए देश भर के किसानों ने किया सड़कों पर जाम और जगह जगह धरना देकर अपना गुस्सा व्यक्त किया। भारत बंद के दौरान श्री कर्णपुर में एमएसपी को लेकर ओबीसी नेता श्री श्याम वर्मा ने क्या कहा, आओ सुनते हैं। किसान का जो मसला है ना, ये किसान तक सीमित नहीं है। अगर इसको अपन किसान आंदोलन कहते हैं तो अपन इसकी जो व्यापकता है ना उस पर असर डालते हैं। ये किसान से रिलेटेड मसला नहीं है, ये मसला हर उस हिंदुस्तानी के लिए है जो कामगार है, जो छोटी खेती करता है और जो इस हिंदुस्तान की आत्मा को जिंदा रखता है। ये हर उस व्यक्ति का मसला है। साथियों, मैं एमएसपी पे बात करूंगा, इन 3 अध्यादेशों पे बात करूंगा और इन 3 अध्यादेशों के पृष्ठभूमि पे भी बात करूंगा। उससे पहले मैं एक बात आप लोगों से ये करना जरूरी समझता हूं कि हिंदुस्तान में शासन करने की जो व्यवस्था है वो डेमोक्रेटिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब वोट, और वोट का मतलब जिसके वोट ज्यादा राजा उसका ज्यादा। और हिंदुस्तान में राज आपका होना चाहिए लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुसार। किसका राज होना चाहिए? लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुसार राज आपका होना चाहिए। आप कौन? आप हिंदुस्तान के वो 85% लोग जो कामगार हैं, किसान हैं, मजदूर हैं और इस देश की आत्मा को चलाने के लिए जब पूरे वर्ल्ड में, जब पूरे विश्व में जीडीपी का रेट और विकास की दर वसातन में चली गई, तो ये आप लोगों की ही वो जिंदादिली और मेहनत का नतीजा है कि भारत की 24% जीडीपी को तो आप लोग समझते होंगे। मैं थोड़ा इसको जीडीपी को थोड़ा क्लियर कर दूं। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद। अब ये सकल घरेलू उत्पाद है क्या? देखिए, ये छोटी छोटी चीजें मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो आपकी खिलाफत करने के लिए और आपको हतोत्साहित करने के लिए उनका एक मैटर है, उस मैटर को वो सन तक पहुंचा रहे हैं, प्रत्येक गांव तक पहुंचाने के आप किसानों के खिलाफ इन तथ्यों को बोलो। क्या तथ्य है? कि भाई किसान पहले बिचौलियों से शोषण किया जा रहा था। ये जो बिचौलिए थे ये किसानों को मार रहे थे, खा रहे थे और उनका शोषण कर रहे थे। तो देखी जाए तो ये बात तो सुनने में तो सुंदर लगती है। और किसान की कीमत वो बिचौलिया लगाता था और अब किसान की जिन्स की कीमत किसान लगाएगा। अब कहने में तो ये कितनी सुंदर बात लगती है, परंतु इसके पीछे का जो षड्यंत्र है उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो मैं वापस उस बिंदु में लौट करके आता हूं कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद, इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान का जो बजट है तो उसमें उसकी कमाई क्या है और उसके खर्चे क्या है, उनको देख करके वो जीडीपी जो है वो बनती है। भाई आपका प्रोडक्शन क्या है, तो आपको ये मालूम है कि हिंदुस्तान का जो प्रोडक्शन है वो 85% आप पे निर्भर करता है और 15% में सेवा यानी कि नौकरियां जो आती हैं और जो गैर अनसेवानित जो अपने मजदूर वगैरह, जो मजदूर वर्ग जिसमें आते हैं, और यहाँ ये औद्योगिक घराने जो आते हैं, उसके सबसे ज्यादा इस देश के अंदर पैदावार करने वाले कौन? हम। और उस पैदावार की जो आमदन है उससे देश चल रहा है। तो देश चला कौन रहा है? देश हम चला रहे हैं। पैसा हमारा और देश चला कौन रहा है? देश चला कौन रहा है? क्योंकि मैंने अपने विषय को शुरुआत की थी कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजा हमें होना चाहिए, पर हम राजा नहीं है ना। राजा कौन? राजा वो जो अंबानी का, राजा कौन? जो विजय माल्या का, राजा कौन? जो नीरव मोदी का। जब राजा उनका है तो क्या आपके हक की योजनाएं बनेंगी? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था हिंदुस्तान में ही एकमात्र यूनिटी है जहां कहीं भी विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राज करने की व्यवस्था जो लोकतंत्र की है ना, उसमें हिंदुस्तान मूर्खता की श्रेणी में नंबर 1 है। कहां है? मूर्खता की श्रेणी में नंबर 1।
श्रेणी में कैसे बन? भाई डेमोक्रेसी वोटों की है और वोट हमारे ज्यादा है, और राज किसका है? राज अडानी का और अंबानी का। इस विषय में सोचने की बात है। हम लोग अगर एक तरफ मुंह करके पेशाब भी कर देना तो लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, ये सारे उसी में रह जाएंगे, ये उसी में बह जाएंगे। हमारी मात्रा इतनी है। भाई आप मेरे को एक बात बताइए कि हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है इसमें 1 या 2% वोट के स्विंग का मतलब 1% से 1.5% के बीच में वोट, इधर के वोट इधर आ गए, सरकार बदल जाती है। और हम कितने परसेंट लोग हैं? 85% लोग। हमारे तो लूट के एक छींटे से सरकार बदलने वाली है, पर हम बदलते नहीं, क्योंकि जब वोट आते हैं तो आपको दिग्भ्रमित किया जाता है, आपको अपने मुख्य विषय मुद्दों से हटा दिया जाता है। जैसे आज आपको मैं एक बात बताऊं, मैंने अपनी बात को शुरुआत करने से पहले ये कहा था कि ये किसान का मुद्दा नहीं, कि ये मुद्दा भारत के हर नागरिक का मुद्दा है, क्योंकि जब हमारी इस देश का पालनहार ही किसान है, जब किसान से ही हमारा जीडीपी इतना बड़ा आ रहा है, तो हर मजदूर के घर में रोटी किसान के मेहनत से बनती है, हर आड़ती के घर में रोटी किसान के प्रोडक्शन से बनती है, हर इस देश में होने वाला काम किसान की मेहनत से की गई राजस्व से होता है। तो साथियों, फिर ये अगर ऐसा है, हम हिंदुस्तान के पालनहार हैं, तो फिर हम पे मार क्यों? भाई एक विषय तो बनता है ना, ये एक सवाल तो बनता है ना कि जब हम इस देश को पालने वाले हैं तो फिर हमें क्यों मारा जा रहा है? साथियों, इस षड्यंत्र को समझने की जरूरत है कि जब से सोशल मीडिया हिंदुस्तान में आया है तब से आपके बच्चे जागरूक हो रहे हैं। आपको समझ में आ रही है बात कि एक्चुअल में समस्या की जड़ केंद्र है। केंद्र में अगर राज तुम्हारा होगा तो समस्याएं तुम्हारी रहेंगी नहीं। इस बात को वो लोग ही समझ रहे हैं, तो आप इस बात के लिए जागरूक नहीं हो जाए, इसलिए आप लोगों को खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। साथियों, इस कोरोना काल में, इस वैश्विक महामारी के बावजूद जब पूरे विश्व में विकास दर नीचे गिरी, जीडीपी नीचे गिरी, हिंदुस्तान के किसान की जीडीपी 3% से भी ऊपर ज्यादा ऊपर रही, तो उन्हें इस बात का मालूम चला कि अगर इस वर्ग को नहीं मारा गया तो ये वर्ग कल को आपकी कुर्सी मांगेगा, कल को ये वर्ग आपकी कुर्सी मांगेगा। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप किसानों को मारा जा रहा है, क्योंकि जब आप रोटी कपड़ा और मकान तक सीमित रह जाओगे तो आप राज की तरफ नहीं देखोगे, और अगर जब आपका पेट भर गया तब आप राज की तरफ देखोगे, क्योंकि ये बात आपको मालूम पड़ने लग गई कि वोट हमारा है। तो साथियों, इस राजनीतिक उठापटक में, इस राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये मोदी नहीं कुछ कर रहा, ये आप जो देख रहे हो ना, ये मोदी नहीं कुछ कर रहा, ये इसके पीछे जो मनुवादी सोच वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो ये सारा कुछ कर रहा है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है कि हिंदुस्तान में किसान ही एक ऐसा जागरूक वर्ग है जिसको मार दिया जाए तो आने वाले वक्त में ये राज ये भी चलता जाएगा। साथियों, मैं आपको एक बात और बता दूं, भले मैं राजनीतिक पार्टी का एक कार्यकर्ता रहा हूं, परंतु ये कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अलग नहीं है, अलग नहीं है। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, और इन दोनों ही पार्टियों में मनुवादी विचारधारा अपना काम करती है। साथियों, हिंदुस्तान में जब तक किसान इस राज सत्ता पर बैठने की बात नहीं करेगा, एमएसपी मत मांगो, राज मांगो। जब अगर तोप का लाइसेंस मांगोगे तो रिवॉल्वर तो बांटते गए। अब साथियों, इस एमएसपी पे बात कर ली जाए। अब जितने भी चैनल, पहली बात तो चैनलों पे आज आप कहीं नहीं है, मैं चैनलों को देख के आया हूं, आज चैनलों पे एक सुंदरी दीपिका पादुकोण के बड़े हॉट सीन वाले सीन चल रहे हैं। आपका कहीं नाम नहीं है। दीपिका पादुकोण को देख करके आनंद की अनुभूति ली जा रही है। भाई, आज
क्या सोचते हो कि 25 सितंबर को एनएससीडी में जो दीपिका पादुकोण को बुलाया है पूछताछ के लिए ड्रग्स माम, अब ड्रग्स माम उस ये दीपिका पादुकोण तो सिर्फ आपकी तरफ से पूरे हिंदुस्तान का ध्यान भटकाने के लिए है। अब उस दीपिका पादुकोण को दिखाते हैं कि वो एक बिल्कुल टाइट स्लैक्स पहन के ऊपर ये जबरदस्त टाइट कपड़े पहन करके और जब अपने घर से यूज करके निकलती है दिल हमारा धड़कता है। किसान को एक बार हम भूल जाते हैं, उनकी तरफ देखते हैं, अरे वाह दीपिका पादुकोण, एक बार मन भ्रमित होता है और फिर वो कार में चलती है, फिर वो चलती आ रही है, फिर पत्रकार उसके आगे पीछे चारों तरफ, किसान कहीं दिखाई नहीं देता, वहां दिखाई देते हैं दीपिका पादुकोण की हिरनी जैसी मस्त चाल, उसके मंद मंद मुस्कुराते होठों से निकलेगी हंसी और हम उसी के अंदर। और देखो वो सामने बुजुर्ग बैठे, मेरे वर्णन मात्र से उनके लोगों को दिल हंस रहे, उनके फेफड़े हंस रहे। बस यही बात है कि ध्यान भटकाने का काम दीपिका पादुकोण से पूछताछ के नाम पर आज आपसे किया गया और पूरा मीडिया आप देख रहे हैं, एनडीटीवी के अलावा कहीं भी आपकी खबर नहीं है। साथियों, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, अब वो कह रहे हैं, मोदी जी भी बोल रहे हैं सभी चैनलों पे, मैंने हिंदुस्तान के इतिहास में कितना ऐतिहासिक निर्णय लिया है जो किसानों के जीवन में उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को और ऊंचा उठा करके उनके जीवन के यापन को ऊंचा उठाएगा। तो नो भाऊगा तो क्या है ये जुदो जी गल कहता ना चक्कर की गल, ये चक्कर वाले प्रक्रिया से चली गए। मोदी विश्व में अगर हिटलर के बाद अगर कोई झूठा आदमी पैदा हुआ है तो ये मोदी है। मोदी से झूठा आदमी मुझे पूरे विश्व में आज की तारीख में कोई दिखाई दे देता, और वो इतना दाढ़ी बढ़ा करके सफेद सी चेहरे के भाव, क्योंकि ये यात्रा कर देगा क्या। अब आप देखिए आज वो कह रहा है कि मैंने 3 अध्यादेश लाए जो इनके जीवन में आमूल परिवर्तन कर देगा। तो यार तेरे से नाम कौन रहा है, इस आमूल परिवर्तन की मांग कर कौन रहा है। अगर ये किसानों के हक के 3 अध्यादेश है, भाई पहला अध्यादेश आवश्यक वस्तु अधिनियम पे पाबंदी को हटा देना, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, भाई यही तो है, और तीसरा खुला बाजार। तो पहले तो मैं आपको बता रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट भी तो आज भी हम कर रहे, ठेके पे नहीं देते क्या जमीन। अब उसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हमारा आपस में तालमेल और सामंजस्य है, वो चलता आ रहा है, जो हमारी भारतीय संस्कृति के मुताबिक जो चल रहा था उसी के मुताबिक हम चल रहे हैं। तो नई बात क्या आ गई, इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्टिंग बड़े उद्योगपतियों के लिए, बड़े, अभी आप देखिए सोशल मीडिया के ऊपर अंबानी ने, अभी तक तो ये बिल राष्ट्रपति के यहां से तो पारित भी नहीं हुआ, लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ, उसकी अभी अनुमोदन की तो मिल गई, और अडवाणी के हजारों एकड़ के गोडाउन अब सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। वो किस लिए भाई गोडाउन, कि आपके माल को वहां भरा जाए, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम जब हट जाएगा तो जमाखोरी का उसको कानूनी अधिकार मिल जाएगा। क्या मैं बात से भटक रहा हूं, वापस एमएसपी पे आते हैं। तो जब ये आपके उद्योग, अब आपके 3 अध्यादेशों के माध्यम से आपके जीवन के आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हो, और वो आमूलचूल परिवर्तन आप करवाना नहीं चाहते, इसलिए तो आप यहां बैठे हो ना भाई, इसलिए आप यहां बैठे हो ना। और इस जगह पर बैठे बैठे आप एक ही बात कह रहे हैं, भाई ज्यादा ना घूमो, इधर उधर ना जाओ, तुसी कितनी ना घूमो, बस एक छोटी जी करते आ जाओ। केड़ी करते आ जाओ, एमएसपी जी है निश्चित कर दो। भाई आप किसान का भलाई तो करना चाह रहे हो, तभी तो आप 3 अध्यादेश लाए ना। तो हमें ये 3 अध्यादेश नहीं चाहिए यार, एमएसपी निश्चित कर दो। तो आपको मौत कर रही है क्या। अब आप आ गए, इसलिए मैं मोदी के दोहरेपन की बात कर रहा हूं। मार्च 2011 में मोदी मुख्यमंत्री का गुजरात का, और सीएमओ का एक ऑर्गेनाइजेशन बना कि जितने मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट मोदी था, और मोदी ने उसमें रिकमेंडेशन की है किसको, प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री हिंदुस्तान, उसको रिकमेंडेशन की है कि एमएसपी को कानून के दायरे में ला दिया जाए। ये किसने रिकमेंडेशन की, मोदी ने। किस बिहाफ पे की,
जो सीएमओ जितने हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री है उनके प्रेसिडेंट के तौर पे, तो जिस बात के लिए आप सिफारिश कर रहे थे, तो अब आप प्रधानमंत्री बन गए ना, उस एमएसपी को लागू करो ना। तो साथियों, ये सारा षड्यंत्र है। षड्यंत्र आपको दिखाई दे रहा, आपको मारने का, आपको मारने का नहीं, ये हिंदुस्तान की इस जमात को कमजोर करके निरंतर अपने राज को, बाधाओं को पार करने का ये षड्यंत्र है। साथियों, उठ खड़े हो और आपको अपने बच्चों के संपर्क में रहना चाहिए। जो बच्चे सोशल मीडिया के संपर्क में है ना, उनके घर में एंड्रॉइड है जिन बच्चों के पास, उनके संपर्क में रहना चाहिए और अपने आप को अपडेट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए आपको एनडीटीवी देखने की। और बाकी हमारे टीवी पर देखने बंद करो। एनडीटीवी के ऊपर विशेषज्ञ, जो कृषि विशेषज्ञ उनकी टिप्पणी आती है, पक्ष और विपक्ष में बात की जाती है, उनके ऊपर आप जब देखोगे तो आपके नया ज्ञान के चक्षु खुलेंगे। तो धन्यवाद साथियों।